हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। जैसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में सुनते हैं तो हमें अपने बचपन की याद आती। बचपन में जैसे हम लोग क्लास में थे तो हमारे टीचर्स हमसे कहते थे, बेटा वो पेड़ दिख रहा है, ये हरा क्यों है? हरा इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल है, वो हरा है, इसीलिए वो क्या है? हरा है तो हरा है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है इसीलिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो खाना बनाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता? तो ये बचपन में बताया गया था, लेकिन हम लोग बड़े हो गए तो अब हम लोग बड़े हो गए तो बड़े के हिसाब से समझेंगे। हम लोग ये जानेंगे, अब हम ये कहेंगे उसी प्रकाश संश्लेषण को कि प्रकाश संश्लेषण एक ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया है। हम लोग इसे क्या कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया है। ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया यानी कौन सी ऊर्जा किस में चेंज होगी? तो हमें पेड़ पौधे को सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, तो यानी सूर्य का प्रकाश क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश जो है वो कौन सी ऊर्जा है? सूर्य का प्रकाश बताएंगे कौन सी ऊर्जा है? और सूर्य का प्रकाश किस में चेंज कर देता? ग्लूकोज बनाता। ग्लूकोज होता है C6H12O6। प्रकाश ऊर्जा है ना, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। अरे सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा किस में चेंज हो गई? रासायनिक ऊर्जा में। किस में चेंज हो गई डियर्स? प्रकाश ऊर्जा चेंज हो गई रासायनिक ऊर्जा में। ये एक ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण को क्या कह सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक भौतिक रासायनिक, क्या कह सकते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक, सही से दिख रहा है मुझे, भौतिक रासायनिक या प्रकाश जैव रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्लियर टू ऑल? ओके। तो यानी इसमें क्या होता? इसमें हमें चाहिए क्या क्या है? CO2, H2O और इसका वर्णक क्या है? क्लोरोफिल, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे दिखते। क्लोरोफिल और संग में क्या चाहिए? प्रकाश। किसका? सूर्य का। तो ये क्या बना लेंगे? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O है ना, ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बनती। अभी बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, वो बताएंगे कि कौन कहाँ से कैसे आया। ओके, अभी तो हम लोग जान रहे हैं। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। तो ये समझे यहाँ पे कितने कार्बन है? 6। तो हमें 6 करने के लिए यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन है? 12। तो यहाँ हम लोग कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 12 का। तो अब तो गड़बड़ हो गई, यहाँ 12 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 है। 2 1 3 6, 2 8 1 9 हो गए। तो यहाँ पे हम 6 कर दें। क्लियर? तो अब कितने हो? 6 दूनी 12, 12 12 24, 6 6 दूनी 12, 12 6 18। तो ये हाइड्रोजन यहाँ कितने कर दें? 6। क्लियर? अब ये बैलेंस हो गया, आप कैसे भी चेक कर सकते हैं। ओके। अब देखें, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव बैक्टीरिया है। ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। अगर आपने एनसीईआरटी का स्टडी किया है तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव बैक्टीरिया है। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव क्या कौन है? बैक्टीरिया। अगर डियर ये मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाएगा आप लोगों का अगर आप नहीं सुनेंगे, कि हम अगर कहें कि प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है तो वो बैक्टीरिया है। ओके। और अगर कोई आपसे पूछे कि प्रथम ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होता? तो डियर वो BGA ब्लू ग्रीन एल्गी
बीजीए या साइनोबैक्टीरिया में, किसमें? साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है, होता है, प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? तो बैक्टीरिया है। और प्रथम ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होता? तो वो बीजीए या साइनोबैक्टीरिया में प्रारंभ हुआ था। क्लियर टू ऑल? अब आप कुछ साइंटिस्टों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डियर किसके बारे में जानेंगे हम लोग? स्टीफन हेल्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? स्टीफन हेल्स के बारे में। स्टीफन हेल्स को ही हम लोग कहते प्रकाश संश्लेषण का खोजकर्ता। क्या कहते? प्रकाश संश्लेषण का खोजकर्ता कहते हैं। किसे? इन्हीं को, स्टीफन हेल्स को। इन्होंने कब काम किया था? 1727 में। कब किया था इन्होंने? 1727 में। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण का खोजकर्ता किन्हें कहते हैं? स्टीफन हेल्स को। इन्हीं को डियर हम लोग कहते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अब फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी अगर कोई पूछे तो स्टीफन हेल्स है, और अगर कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता कौन है तो भी स्टीफन हेल्स है। क्लियर टू ऑल? ओके। और इन्होंने ये भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 और प्रकाश आवश्यक है। अगर कोई पूछे कि किसने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 और प्रकाश आवश्यक है, तो ये बात भी स्टीफन हेल्स ने बताई थी। क्लियर टू ऑल? ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखें। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन बन रही, तो ऑक्सीजन के बारे में किसने बताया था? तो ऑक्सीजन के बारे में बताया था एक महान व्यक्ति आए थे, जे प्रीस्टले। कौन आए थे? जे प्रीस्टले। इन्होंने 1770 में इन्होंने कहा कि हरे पौधों की उपस्थिति में अशुद्ध वायु को शुद्ध हो जाती। इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, जो पौधे हैं, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अशुद्ध वायु, जो अशुद्ध वायु है, अशुद्ध वायु को शुद्ध करते। क्या करते? अशुद्ध वायु को शुद्ध करते। तो इसी को सिद्ध करने के लिए प्रीस्टले साहब ने एक बेल जार प्रयोग किया था। क्या किया था? वो बेल जार प्रयोग जो था, तो अगर कोई पूछे कि बेल जार प्रयोग किसने किया, एक कोई भी पूछ सकता हमसे कि बेल जार प्रयोग किसका है, तो बेल जार प्रयोग जे प्रीस्टले का है। बेल जार प्रयोग किसका है? जे प्रीस्टले का है। और उन्होंने इसमें क्या किया था कि पुदीना, जो पुदीना का प्लांट होता, पुदीना का प्लांट और चूहे के साथ उन्होंने प्रयोग किया था बेल जार में। और यहीं पे डियर उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। क्या किया था? ऑक्सीजन की खोज। उन्हें बताया था जो शुद्ध वायु है, जो शुद्ध वायु है, उसी शुद्ध वायु को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, प्राणवायु, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? जे प्रीस्टले ने। क्लियर टू ऑल? अब आगे देखें, एक इंसान आए, उनका नाम था जॉन इंजनहाउस। क्या नाम था डियर उनका? जॉन इंजनहाउस। अब जो ये जॉन इंजनहाउस थे, इन्हें 1779 में, डियर कब? इन्होंने 1779 में प्रकाश का और हरे रंग का महत्व बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें प्रकाश और हरे रंग बहुत जरूरी है। प्रकाश व हरे रंग का महत्व बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अगर क्रिया होनी है तो प्रकाश और हरे रंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात किसने कही? जॉन इंजन ने कही। और इन्होंने कहा था कि O2 प्रकाश की उपस्थिति में केवल हरे भाग से ही उत्पन्न होती है। यानी जो ऑक्सीजन बन रही ना, जो ऑक्सीजन बन रही, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही? पौधे के हरे भाग से। कहाँ से आ रही? पौधे के हरे। क्लियर? अब देखें, तो भाई साहब ये ने तो अपनी बात कह दी। तो उसके बाद आए JB सॉक्स। कौन से साइंटिस्ट आए?
जेवी सॉक्स। तो जेवी सॉक्स ने 1845 में, कब? जेवी सॉक्स ने 1845 में ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कि बताया कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक जेवी सॉक्स ने ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च में संबंध होता। जेवी सॉक्स ने क्या बताया था? जेवी सॉक्स ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च में संबंध बताया था। संबंध का प्रमाण प्रस्तुत किया था, संबंध का प्रमाण दिया था किसने? इन्हें, जेवी सॉक्स ने। इन्हें बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च में रिलेशन है। इन्होंने ये बात एक्सप्लेन की थी। और एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मेयर। कौन थे? रॉबर्ट मेयर। तो जो रॉबर्ट मेयर थे उन्होंने सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लें। 1862 थी। जेवी सॉक्स ने कब काम किया? 1862 में। ओके, यहाँ पे क्या है? 1862। रॉबर्ट मेयर थे, उन्होंने 1845 में अपना काम किया। रॉबर्ट मेयर प्रथम व्यक्ति थे, यानी फर्स्ट पर्सन थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो अवशोषित होने के बाद रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती। क्या हो जाता? प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होके किस में चेंज हो जाती? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होके किस में चेंज हो जाती? रासायनिक ऊर्जा में, यानी कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित हो जाती। किस रूप में संचित हो जाती? कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित हो जाती। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा 1862 है, पॉइंट शुड बी नोटेड। ओके, अब हम लोग आगे चले। अब एक बहुत ही अच्छे इंसान आए, उनका नाम था एंगलमैन। कौन आए? एंगलमैन। तो एंगलमैन थे, तो एंगलमैन ने अपना काम किया 1888 में। कब काम किया एंगलमैन ने? 1888 में। एंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम बताया। एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया? एंगलमैन ने किसके बारे में बताया? एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया? एंगलमैन ने। क्लियर? अब जो एक्शन स्पेक्ट्रम था उसका वर्णन स्पाइरोगाइरा, सवाल है, हम सब जानते हैं। स्पाइरोगाइरा, क्लैडोफोरा, और एरोबिक जीवाणु के प्रयोग से, इन सब का प्रयोग करके इनने क्या बताया? एक्शन स्पेक्ट्रम। एनसीईआरटी में बढ़िया, बहुत बिंदास मतलब डायग्राम उसमें बनाया। एनसीईआरटी का स्पेशल फोटोसिंथेसिस का क्लास बहुत जल्दी मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो अभी आप लोग इसे, लेकिन बट एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी हमें डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, तब हमें एनसीईआरटी समझ में आएगा, है ना। तो पहले हम लोग इसे अच्छे से पढ़ लें, फिर हम लोग इसे एनसीईआरटी से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि एंगलमैन ने क्या किया? एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे, वो थे एंगलमैन। और इन्होंने स्पाइरोगाइरा, क्लैडोफोरा, एरोबिक जीवाणु का प्रयोग करके एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। फिर एक और इंसान आया, उनका नाम था वॉन नील। क्या नाम था उनका? वॉन नील। जो वॉन नील थे, वॉन नील ने क्या किया? इनने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में, इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त हुई ऑक्सीजन कहां से आती? हाँ, ये हम लोग को भी डाउट था कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा तो जो ऑक्सीजन आ रही है यहाँ कहां से रही? तो ये आ रही है, ये आएगी कहां से? ये आती डियर
ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन आती सल्फर जीवाणुओं से। किससे आती? सल्फर जीवाणुओं से। ओके, जो ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है? सल्फर जीवाणुओं से आती है। क्लियर? अब हम लोग इसे आप चाहो तो हम लोग रिएक्शन की फॉर्म में देखे इधर CO2 प्लस H2S आफ्टर रिएक्शन, लाइट का प्रेजेंस होगा, क्रोमेटोफोर, तो ये बनेगा C6H12O6 प्लस H2 और साथ में सल्फर मुक्त होगी। क्या होगा? सल्फर मुक्त होगी। तो हम इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ 12 है, यहाँ 12, तो सल्फर कितने हो गए? 12। तो सल्फर के आगे भी क्या लगाएंगे? 12। यहाँ H2, यहाँ 6, यहाँ पे भी। अब ये बैलेंस हो गया। अब एक साइंटिस्ट के बारे में और पढ़ लें तो शायद इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 3 व्यक्ति थे, 3 साइंटिस्ट थे। कौन? रूबेन। कौन थे? रूबेन, हासिद और कामेन। रूबेन, हासिद, कामेन। इन्होंने 1941 में काम किया। कब किया? 1941 में। इन्होंने क्या किया कि वॉन नील के कार्यों का प्रायोगिक सत्यापन किया। जो वॉन नील ने कहा कि ये ऑक्सीजन सल्फर से आती, ऑक्सीजन क्या, इन्होंने अपने जो वॉन नील का काम था, वॉन नील के कार्यों का प्रायोगिक सत्यापन किया। क्या किया? प्रायोगिक सत्यापन किया। यानी उन्होंने ये और किसके द्वारा किया? इन्होंने ऑक्सीजन 18 का प्रयोग करके, इन्होंने ऑक्सीजन 18 का प्रयोग करके वॉन नील ने जो बात कही कि जो ऑक्सीजन आ रही वो कहां से आ रही? सल्फर जीवाणुओं से आ रही। तो उन्होंने इसी बात को सिद्ध करने के लिए ऑक्सीजन 18 का प्रयोग करके रूबेन, हासिद और कामेन ने उसका प्रायोगिक सत्यापन दिया। उन्होंने यानी सिद्ध किया कि ऑक्सीजन गैस सल्फर जीवाणुओं से नहीं आ रही, वो ऑक्सीजन जो आ रही डियर, वो आ रही जल से। वो ऑक्सीजन कहां से आ रही? तो उनने भी रिएक्शन की फॉर्म में हम लोग देख ले। उनने CO2 प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस होगी और क्लोरोफिल पिगमेंट भी चाहिए हम लोग को। क्लियर? क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट ही तो है, वर्णक है, वो रंग देता ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बनेगा तो C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2। तो यानी उन्होंने बताया कि जो ये ऑक्सीजन आई ये किसकी वजह से आई? जल की वजह से आई। तो हम इसे बैलेंस करें, यहाँ पे 6 आएगा, अब यहाँ पे 12 आएगा। क्लियर? और यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा। अब ये बैलेंस हो गया। ओके, ये डियर स्टूडेंट्स ये था क्या? ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आगे देखें तो रॉबर्ट हिल आए। कौन से साइंटिस्ट आए? रॉबर्ट हिल। अब जो रॉबर्ट हिल थे, तो रॉबर्ट हिल ने स्टीलेरिया पादप, कौन सा प्लांट यूज किया रॉबर्ट हिल ने? स्टीलेरिया पादप के हरित लवक को अलग करके, स्टीलेरिया पादप से क्या निकाला? हरित लवक पृथक किया। क्या? हरित लवक। और प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस का प्रकाशिक अपघटन किया और उनने बताया, जी जो हरित लवक निकाला, तो जी हरित लवक का प्रयोग करके स्पष्ट किया कि जो प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस जल के अपघटन से आ रही, जल के अपघटन से आ रही। ठीक है, तो फिर ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।